नमस्कार। आज हमारे साथ में मौजूद हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर श्री आर.एन. दरविन जी। तो आज हम इनकी जीवन के कुछ निजी जीवन और आईएएस की जो ड्यूटी है उससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। तो हमारा सबसे पहला ये प्रश्न है कि कुछ ऐसा डिसीजन जो आपने ड्यूटी के दौरान दिया हो जो आपको अभी तक हॉन्ट करता हो। एक बार एक विधवा महिला आई थी किसी मामले में। उस वक्त मेरे को उसका पक्ष समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे लगा नहीं मेरे से गलती हो गई। वो बात मेरे को आज तक बहुत दुख देती है। मैंने उस महिला को तलाशने का बहुत कोशिश की कि उस बुढ़िया को उसका बेटा बन के मैं किसी तरह से कोई ऐसी सहायता करूं जिससे मेरी वो पछतावा पूरा हो। ईश्वर करे मेरे को वो मौका मिले, मैं उसका बेटा बन के, और मेरे से हालांकि मूल कोई बड़ा फैसला नहीं था, पर फिर भी छोटा ही फैसला था, छोटा भी नुकसान उसका हुआ, उसका मुझे दुख है। जी, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने, ऐसा डिसीजन जो लिया हो जो आपको लगता है कि पब्लिक कभी बिलीव नहीं करेगी। ऐसे तो बहुत सी बातें थी जो पब्लिक विरोध करती रहती है, क्योंकि मान्यताएं तो बदलती रहती हैं। जैसे संजय गांधी के 5 सूत्री प्रोग्राम थे, इमरजेंसी लगी उस वक्त 1975, 76, 77 में मैं एसडीएम था चूरू। उस वक्त हम लोग धुआंधार तौर से लगे हुए थे नसबंदियाँ करवाने में, मानी परिवार नियोजन के लिए, वृक्षारोपण के लिए, शहर चौड़ा करने के लिए, इन कामों में लगे हुए थे। और युवकों को सौगंध दिलाते थे कि वो दहेज नहीं लेंगे। तो युवकों को दहेज नहीं लेंगे के बारे में हमको ये था कि शायद ही लोग माने, सौगंध तो खा जाएंगे। हमारे ने बहुत लोगों को, युवकों को सौगंध दिलाई कि मैं दहेज नहीं लूँगा, क्योंकि यो संजय गांधी के 5 सूत्री प्रोग्राम में ये था। हमको अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे थे। और परिवार नियोजन का तो बहुत अच्छा लगा। उस वक्त हमने क्या किया कि भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुसलमान सब की बराबर नसबंदियाँ करवाई। मैं राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा और उस वक्त मुझे 1 महीने की तनख्वाह जितना इनाम भी मिला। लेकिन परिवार नियोजन को सन 75 में बहुत लोग नहीं मानते थे। हिंदू भी नहीं मानते थे, कम मानते थे, थोड़ा ज़्यादा मानते थे, लेकिन मुसलमान बिल्कुल नहीं मानते थे। कुछ मुसलमानों को हमने तैयार किया, हाजी लोगों को सरकारी जेब में बैठा के गांव-गांव में भेजा प्रचार करने के लिए। और लोगों को ये लगा कि जब मुसलमानों के मौलवी और वही लोग प्रचार कर रहे हैं तो बहुत से मुसलमान भी इससे जुड़े। इसी तरह हिंदुओं के धार्मिक नेताओं से, बाबाओं से हमने कहलवाया कि भाई ज़माना बदल गया है, उतने ही बच्चे पैदा करो जितने आराम से पाल सको, शिक्षित कर सको। तो ये हालांकि आज बहुत लोग मानने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी बहुत रूढ़िवादी हैं और वो कहते हैं नहीं बच्चे, कोई कहता भगवान की देन है, कोई कहता अल्लाह की देन है। कुछ लोग अब भी नहीं समझ रहे, उनको समझाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं 2-2 बच्चों का रूल बनाओ, मैं इसके खिलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ 3 बच्चों का कम से कम रूल बनाओ, वो प्रैक्टिकली आसानी होगी। मुझे एक प्रशासन में काम करते आया, एक आदमी के 2 बच्चे थे और पत्नी की डेथ हो गई, उसने दूसरी शादी कर ली। अब समस्या ये आ गई, दूसरी पत्नी के भी एक बच्चा तो चाहिए। उसलिए मैं समझता हूँ तो हमने छूट दी उसको। उस आदमी ने कहा मैं नसबंदी करवाऊँगा, मैंने नहीं, हम नसबंदी तेरी नहीं करेंगे, तेरी एक ही विवाह है, पहले की पत्नी मर गई, अब एक ही विवाह तेरा है। एक विवाह में एक ही पत्नी जब हो तो उसको ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपना एक बच्चा पैदा करे। सरकार में बहुत अंधे कानून भी चलते हैं, और वो अंधा कानून ये है
कि अब आप 2 बच्चों का रूल बनाने के, सब लोग कह रहे हैं 2 बच्चों का रूल बना दो, नहीं, कम से कम 3 बच्चे का रूल बनाओ। और 3 बच्चों का रूल बनाएंगे तो प्रैक्टिकली इसको लागू करने में आराम रहेगा। आज जहाँ 8-8 बच्चे, बाड़मेर सीमा पर, बाड़मेर कलेक्टर था, वहाँ औसत 8 बच्चे पर परिवार, उन लोगों को समझाया और आश्चर्यजनक लोग से समझे भी, माना भी उन्होंने, और उन्होंने बल्कि हमारी उम्र से ज़्यादा नसबंदियाँ हिंदुओं ने भी करवाई, मुसलमानों में ने भी करवाई। तो ये प्रैक्टिकल होना पड़ता है इसमें। कई बड़े बड़े लोग भी प्रैक्टिकल बातें नहीं करते हैं। मैंने कई बड़े बड़े लोगों को कहा कि आप ये 2 बच्चों की जिद छोड़ो, आप 3 बच्चों का नाम लो कि कम से कम 3 बच्चे होंगे, और बाकी सुविधाएं हैं सरकारी, वो 3 बच्चों से ज़्यादा देनी बंद करो। जी। और हमारा अगला सवाल है कि अगर आपके पास में ब्यूरोक्रेसी में एक डिलीट बटन होता तो आप सिस्टम से क्या ऐसी चीज़ है जो डिलीट करना चाहेंगे? हम आज का जो चयन प्रक्रिया है उसमें आमूलचूल परिवर्तन कराऊंगा। आपने देखा आज केवल योग्यता से चयन होता है। बड़े बड़े आईएएस बन जाते हैं और महान चोरियां करते हैं, आईएएस पीएस बन जाते हैं, महान डकैतियां करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि उस बच्चे के गांव में बचपन से लेकर बड़ा होने तक उसका आचरण कैसा रहा, उसकी जांच पहले करवाओ। आज तो केवल थाने से रिपोर्ट मंगा लेते हैं कि इसके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। गुण के आधार पर चयन होना चाहिए। आज योग्यता के आधार पर चयन होता है। मैं कहता हूँ योग्यता प्लस गुण दोनों के आधार पर चयन होना चाहिए। फिर अपने आप ये जनप्रतिनिधि के गुण हैं वो तो पब्लिक को देखने चाहिए, लेकिन सरकारी कर्मचारियों में योग्यता के साथ गुण के परीक्षण की, उसकी अच्छाई के परीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जल्दी बोलो तो आगे टाइम हो रहा है लोगों को। अगर यूपीएससी का सिलेबस आपको रीराइट करने का मौका मिले तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे? मैं उसमें यही करूँगा, जैसे लोक नीति के बारे में उनकी क्या धारणाएं हैं, और जिसको ये कहते हैं क्या शब्द काम में लेओगे उसको, जन सेवा की भावना, इसका उसमें विकास हो। और ये जन्म से ही उसमें कुछ गुण हैं। कुछ लोग ये है ना, जैसे कहते हैं ना, राजस्थान में कहावत है, नीम ने सींचा मीठा हो सींच गुड़ घी उसू, जहाँ का पड़ा स्वभाव जाएगा जी उसू। जिस आदमी के जैसा स्वभाव हो मरने तक वैसे रहते हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जो बदल पाते हैं। सरकारी सिस्टम में उस आदमी को परखना ज़रूरी है। बस मैं आपको कहता हूँ नीति अच्छी होनी चाहिए, रीति नीति अच्छी होनी चाहिए। केवल कानून का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जब किसी की न्याय करने की भावना ही नहीं होगी तो कानून में भी लूप होल निकाल के वो लोग अन्याय कर रहे हैं। जैसे कोई भी सरकारी, अगर कोई ऑफिसर या फिर कोई भी सरकारी पोस्ट पे होते हैं तो उनसे रिलेटेड सबसे पहली चीज़ ये होती है ब्राइब से रिलेटेड। तो कोई ऐसा ब्राइब का ऑफ़र जो आपको याद हो जिस पे आपको खुद ही को बिलीव नहीं हुआ हो? हाँ, आज मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। हमारा एक साथी आईएएस अफसर जोधपुर मेरे पास आया। जो आप ध्यान होगा, जोधपुर के सर्किट हाउस के सामने बहुत खुली ज़मीन पड़ी है। वो मेरे पास आया, बोला भाई मुझे मालूम है तू कुछ ऐसे तो मानेगा नहीं, कुछ रिश्वत लेगा नहीं, पर तू ऐसा कर, तू छुट्टी चला जा गाँव, 10 दिन छुट्टी चला जा, हम अपना काम पीछे से करवा लेंगे। उस ज़मीन को हमने कोई योजना बनाई थी कि बच्चों का गार्डन बनाया जाए। वो विवाद में ज़मीन आज भी है वहाँ। कुछ भूमि हड़पो ग्रुप्स, जो भूमि माफिया उस ज़मीन को कब्जा करना चाहते थे, वो राजाओं से ली हुई ज़मीन थी, वो आज भी खाली पड़ी है। मुझे विश्वास ही नहीं आया। उन्होंने कहा तो छुट्टी चला जा, कुछ नहीं करना, बस
तेरे 5 प्लॉट इस योजना में पक्के, तू ते कहेगा जितना पैसा तुझे दे देंगे। पर मेरी आत्मा मान नहीं रही थी। मेरी आत्मा तो बोल रही थी इसमें चिल्ड्रन पार्क बनाएंगे। इस तरह जहाँ कोटा मेडिकल कॉलेज आज बड़ा है, वहाँ भी एक आरएएस अफसर ही लेके आया, साथी अधिकारी। मैं भी आरएएस था उस वक्त, जोधपुर में मैं आरएएस था। दोनों वक्त मैं आरएएस था। दोनों वक्त एक जगह जोधपुर में सीनियर आरएएस मेरे पास आए और कोटा में बराबर के आरएएस आए। वो बोले यार तू छुट्टी चला जा, हम दूसरे को जिससे 4 दिलवाएंगे उससे करवा लेंगे। मैंने कहा नहीं, छुट्टी नहीं जाऊंगा, तुम गड़बड़ कराओगे। मैं छुट्टी नहीं गया। उस जगह पर आज कोटा का मेडिकल कॉलेज बना है, वो सरकारी ज़मीन थी। तो सरकार में सरकारी कर्मचारी को वो पैसे वाला तभी बन सकता है। मैं कहता हूँ, एक बहुत ईमानदार कलेक्टर थे जैन माथुर मेरे, वो कहते थे अरविंद मेरे 3-4 बच्चियाँ हैं, तो मैंने शुरू से ये किया कि मैं हर महीने 2 महीने में 1 तोला सोना खरीद लेता हूँ। और वो ऐसे 1-2 तोला सोना खरीद कर जब इतने ठाठ में बच्चियों की शादियाँ करी ईमानदारी से। आज भी सरकारी कर्मचारी चाहे कि मुझे बुरे वक्त में मेरे पास पैसा चाहिए, तो उसको 1 नहीं तो 2 महीने में 1 तोला सोना खरीद के रख लेना चाहिए, लॉकर में डाल देना चाहिए। अलग अलग लॉकर में, एक लॉकर में चोरी नहीं हो जाए, 2 में। ये ऐसा था। मैं तो नहीं कर पाया कि मेरे खर्चे ज़्यादा थे। मैं गांव में से खुद ही आगे निकला था, तो भाई भतीजे परिवार रिश्तेदार सभी संकट में थे, तो मेरी सारी बचत थी वो उधर साइफन हो जाती थी, इसलिए मैं नहीं कर पाया, पर दूसरे कर सकते। कोई ऐसी वियर्ड या फिर कुछ ऐसी अजीब विश जो किसी सिटीजन ने आपसे करी हो? सिटीजन तो बहुत अजीब अजीब चीज़ लाते थे, एक नहीं कई तरह की, पर उसमें कौन सी छांटो। बहुत लोग लाते थे। जैसे नागौर में 2 रंगा बिल्ला थे, वो उनको हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन कब्जे करनी थी और कुछ सरकारी कर्मचारी भी उनके साथ थे उसमें साथ देने के लिए। मेरा पीए भी शामिल था, तो मैंने मेरे पीए के ताला लगवा दिया बाहर कि वो मेरे पास से ही अंदर आवे, मेरे पास से बाहर जावे, मेरे पीए के पास मिलने कोई नहीं आवे। क्यों? पीए भी मजबूरी है, पीए रखना भी मजबूरी है। तो वो उनकी विश ये थी कि वो हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन हम लेना चाहते हैं, हमको मदद कर दो। ऐसे बहुत वही आती है, पैसे की विश, और तो क्या विश आती है। और जो भारतीय गवर्नेंस सिस्टम है उसमें सबसे अंडररेटेड फोर्स आपको कौन सी लगती है? छोटे कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया गया है, उन पर ध्यान दिया जाए, उनकी योग्यता बढ़ाई जाए, उनकी कुशलता बढ़ाई जाए। आज टाइपिस्ट को टाइप नहीं आती, कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर नहीं आता, जैसे तैसे काम चल रहा है। एक दफ्तर में 4 जने, उसमें एक कुशल होता है, तो सारा सीनियर अफसरों का बोझ उसी पर आ जाता है। जो काम होता है उसी को बुलाते हैं, बुला रहे उसको, जल बुलाना फलां को, बुलाना फलां को। तो ये इसलिए बार बार के बुलाओ उसको, ये तब होता है जैसे सब योग्यता। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जजों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मुंशी भर्ती कर लेते हैं, कम से कम साल भर तो अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए फैसला लिखने की, क्योंकि कई कारण है, जैसे रिजर्वेशन कई कारण है कि कम परसेंटेज में सेलेक्ट हो जाते हैं लोग, तो मजबूरी है सेलेक्ट करने पड़ेंगे, एक वैकेंसी खाली नहीं रह सकते। तो उनकी भरपूर ट्रेनिंग करवाओ और ट्रेनिंग के बाद परीक्षा दिलाओ। उस परीक्षा में पास हो तो ही उसको ड्यूटी पर लगाओ, नहीं तो ड्यूटी पर मत लगाओ। जी। और एक ये प्रश्न है कि आज के ज़माने में आपको लगता है कि कोई ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर किसी डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर सकता है? मैं मेरा उदाहरण तो बाद में दूंगा। समित शर्मा चित्तौड़ कलेक्टर रहे, नागौर कलेक्टर रहे, उनके ट्रांसफ़र पर दोनों ज़िलों में भयंकर आंदोलन हुए। समित शर्मा आज उदाहरण हैं राजस्थान के आईएएस के। वो मैं भी उनसे प्रेरणा लेता हूँ, मेरे से उम्र में छोटे हैं, पर वो अच्छा काम करते हैं और निश्चित तौर से सही निर्णय लेते हैं, सख्त निर्णय लेते हैं।
दवाइयाँ सस्ती करी उन्होंने। जी, धन्यवाद।